माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित जैन। बच्चे मुझे प्यार से एजे सर के नाम से जानते हैं। मैं आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है हाइड्रोजन डेरिवेटिव वो डिस्कस करने वाला हूँ। ये मेरी ब्रीफ प्रोफाइल है। आई एम हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 19 ईयर्स और मैंने कोटा के पीवीएम इंस्टीट्यूट में एक्स एचओडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम किया हुआ है और अभी मैं कोको के साथ एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एकेडमिक हेड की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव। हाइड्रोजन डेरिवेटिव जैसे हाइड्रोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? हिंदी बोले तो हाइड्रोजन से बनने वाले क्या व्युत्पन्न। हाइड्रोजन से उत्पन्न होने वाले यौगिकों को बोलते हैं हाइड्रोजन व्युत्पन्न। और अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ, द कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोजन आर सेड टू बी हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। एल्काइल हैलाइड बोलेंगे तो इसके अंदर क्या होगा? एक हेलोजन कनेक्टेड होगा। अगर डाई बोला है, डाई हैलाइड बोला है तो 2 हेलोजन, ट्राई बोला है तो 3, टेट्रा बोला है तो 4। मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ हाइड्रोजन डेरिवेटिव। हाइड्रोजन डेरिवेटिव के अंदर मोनो एल्काइल हैलाइड, डाई भी आ गया, ट्राई भी आ गया और टेट्रा भी आ गया। अब इसके अंदर हाइड्रोजन डेरिवेटिव के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम रिवर्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आपको समझ में आ जाएगी तो 50% जो केमिस्ट्री रिएक्शन होती है वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यूज ही होता है। तो सबसे पहले हम द वर्ड कॉल्ड एसएन से समझना शुरू करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें दिया हुआ है और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रिप्लेस करना। अगर मैं यहाँ पे अभी क्लास में पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरी जगह पे कोई और आ जाए तो आप क्या बोलोगे? कि उसने मुझे रिप्लेस कर दिया, मुझे सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप बैठे हो, आपकी जगह पे कोई आके आप बैठ जाए तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को किसी से रिप्लेस करना। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब, फाइल जब भी आ जाएगा, फाइल का मतलब होता है, फाइल एक ग्रीक वर्ड है जो जिसका मतलब होता है लविंग, यानी न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस से लव करने वाला। मेरा जैसे नाम अमित जैन, अमित फाइल, अमित से लव करने वाला। स्टूडेंट फाइल, स्टूडेंट से लव करने वाला। ऐसे न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस से लव करने वाला, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाला। पॉजिटिव चार्ज को लव कौन करेगा? अपोजिट चार्ज। अपोजिट कौन है? नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज वाले। तो नेगेटिव चार्ज वाला कहाँ पे आएगा? प्लस चार्ज जहां पे दिखेगा। तो ये मेरे दिमाग में चलना स्टार्ट हो गया कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल कब आएगा? जब उसको प्लस चार्ज दिखेगा। जब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल को जाना पड़ेगा। अगर मैं अब इसको बेसिक एग्जांपल से समझने की कोशिश करूं, अगर मान लीजिए कुर्सी है, उस कुर्सी पे कोई बंदा बैठा हुआ है, अब एक नए बंदे को आके उसको रिप्लेस करना है, तो बताओ आने वाले की स्ट्रेंथ जाने वाले से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। जो इनकमिंग होगा और जो आउटगोइंग होगा, अगर दोनों की ताकत को कंपेयर किया जाए, अगर जो बैठा हुआ है वो स्ट्रांग बंदा बैठा हुआ है और आने वाला वीक है, तो क्या वो उसको उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। वो वेट करेगा, जब तक वो नहीं उठ जाएगा, जब तक सीट खाली नहीं हो जाएगी, वो चेयर खाली नहीं हो जाएगी, तब तक उसे वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आने वाला स्ट्रांग है, जो बैठा हुआ है उससे भी, तो क्या कहेगा? उठ भाई, और उसको उठा के खुद बैठ जाएगा। तो यानी मेरे दिमाग में एक चलना स्टार्ट हो गया कि जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है उसके स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगा कि अगर वो स्ट्रांग है, जो बैठा हुआ है उससे पहले से जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तब तो वो क्या करेगा? सीधे उठा देगा। और अगर आने वाला वीक है तो क्या करेगा? वेट करेगा कि भैया पहले तू उठ जाएगा, चुपचाप खड़ा रहेगा रूम के अंदर। हमारे लिए रूम क्या है यहाँ पे? कंटेनर। कंटेनर में जैसे डाला, अगर वीक है तो चुपचाप कंटेनर में पड़ा रहेगा जब तक वो न्यूक्लियोफाइल पहले वाला निकल नहीं जाएगा। तो मैं इसी को समझने की कोशिश करता हूँ केमिस्ट्री की टर्म में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप बाय अदर हिट एटम और ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। एक जनरल डेफिनेशन हो गई है। किसी भी ग्रुप को किसी भी ग्रुप से रिप्लेस करें तो उसे क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर अगर न्यूक्लियोफाइल करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जनरली ये किस पे होती है? sp3। जनरल वर्ड बोला है मैंने ये नहीं बोला कि हमेशा sp3 पे। ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ये मिस इंटरप्रिटेशन होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर ही होती है। C डबल बॉन्ड हो कार्बन जिसपे एक अच्छा लिविंग ग्रुप कनेक्टेड हो, यानी एसिड डेरिवेटिव के अंदर, वहां पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यानी वो कार्बन तो sp2 हो गया बेटा, तो एसाइल सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसके बारे में हम बात आगे करेंगे।
अभी हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ रहा है उसे हमने न्यूक्लियोफाइल मान लिया, और जो जा रहा है छोड़ के जा रहा है तो एक कॉमन टर्म बोल देते हैं उसके लिए लिविंग ग्रुप। जो आएगा वो न्यूक्लियोफाइल, जो जा रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन उसके लिए एक वर्ड हमने डिफाइन कर दिया, दैट इज लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप जाएगा। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन के अंदर आप ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ये लिविंग ग्रुप तो जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। देखो ये न्यूक्लियोफाइल आ गया और ये लिविंग ग्रुप चला गया यहाँ पे, यानी लिविंग ग्रुप को रिप्लेस किया किसने, न्यूक्लियोफाइल ने। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, सब्स्टिट्यूशन। और किसने किसको रिप्लेस किया, न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब रिएक्शन कितनी तरह की होती है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कैटेगराइज करें तो बेसिकली यहाँ पे SN1, SN2 और SNI। ये 1, 2 और I का मतलब क्या है, S का मतलब तो मुझे समझ में आ गया। S का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है, अगर S के मतलब की बात करें हम यहाँ पे, तो S का मतलब क्या है हमारे लिए, S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये नीचे N लिख दिया है, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बात आती है समझ में। अगर मैं S और E कर दूंगा तो S फॉर सब्स्टिट्यूशन, E फॉर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, अब यहां पे जो भी होगा X, 1, 2 या फिर I या फिर कुछ और, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है वो हम आगे सीखेंगे। ये फर्स्ट आपको समझ में आ रहा है जो मैंने बोला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे क्या डिपेंड करेगा, क्या वेट करना पड़ेगा क्या न्यूक्लियोफाइल को, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, धीरे धीरे हम सीखते जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1। SN1, ये 1 का मतलब क्या है यहाँ पे, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो। अब मुझे और समझ में आने लगा, यानी यहाँ पे SN1, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल एंड 1 फॉर मॉलिक्यूलरिटी। यानी ये 1 किसको इंडिकेट कर रहा है, मॉलिक्यूलरिटी को इंडिकेट कर रहा है, ऑर्डर को इंडिकेट नहीं कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, मॉलिक्यूलरिटी को इंडिकेट कर रहा है। बहुत से लोगों के दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि यहाँ पे जो ये 1 लिखा हुआ है ये ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है, ऑर्डर को नहीं कर रहा है। आई एम सेइंग अगेन, इट इज इंडिकेटिंग द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हमने इंडिकेट किया, जिसका नोटेशन SN1 है। अब यहाँ पे बात करें, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है और दूसरी स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। लिविंग ग्रुप यहाँ पे लिया, लिविंग ग्रुप जा रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया और R+ और यहाँ पे लिविंग ग्रुप चला गया। कार्बोकेटाइन बनने के बाद अब इस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ये सेकंड स्टेप में हो रहा है। ठीक है, ये किस तरह की रिएक्शन हुई, सिंपल रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, आपने काइनेटिक्स में पढ़ा है। अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है तो उसे बोलते हैं सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री, और अगर एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन होती है तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यहाँ पे 2 स्टेप में हो रही है, तो रिएक्शन किस कैटेगरी में जाएगी, कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में जाएगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर कोई ना कोई रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगी। अब रेट डिटरमिनिंग स्टेप मुझे पता करनी है, यहाँ पे मुझे देख के पता करनी है, मुझे अभी ज़्यादा कुछ नहीं आता है कि इन दोनों में से रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सी होगी। पहली स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दूसरी स्टेप में क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो क्या मुश्किल होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना या बॉन्ड को बनना। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन बॉन्ड को अगर हम बना रहे हैं तो वो वहां पे एनर्जी हमें मिलेगी। तो क्या चीज मुश्किल है, क्या मुश्किल है, पैसे कमाना या पैसे खर्च करना, पैसे कमाना। ऐसे ही एनर्जी को कमाना, फोर्स को लगाना, यानी बॉन्ड को ब्रेक करना। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुई, मुश्किल होगी इन कंपेरिजन सेकंड। तो यहाँ पे अगर स्लो स्टेप होगी या रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगी, वो कौन सी होगी, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट। तो फर्स्ट विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जो हम आगे अभी यहाँ पे इसको सीख भी लेंगे हम कैसे आ रहा है। देखिए ये यहाँ पे इसका मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, अपने आप में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने का
एक प्रपोज पाथ जिसे आप जस्टिफाई कर सको। जैसे मान लीजिए दिल्ली से कोटा आना है, तो भाई दिल्ली से सीधे कोटा आएंगे तो सीधे ट्रेन से आएंगे, ये नहीं कि दिल्ली से पहले मैं बॉम्बे चला गया, फिर बॉम्बे से लंदन चला गया, फिर लंदन से मैंने वापस से आया, मैं अहमदाबाद पहुंच गया, मैं वहाँ पे शिप से आया, फिर उसके बाद मैंने ट्रेन पकड़ के कोटा। ये नहीं, ऐसे घूम के नहीं, जस्टिफाइड पाथ, लॉजिकल पाथ। कहाँ से? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने के पाथ को क्या बोला जाता है? मैकेनिज्म। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पे होते हैं जो प्रोडक्ट, और जो बीच में दोनों तरफ ही नजर नहीं आते उनको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। तो हमने देखा था यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर जो कार्बोकेटाइन बन रहा था वो एज एन इंटरमीडिएट बन रहा था। फर्स्ट स्टेप देखिए, आयनाइजेशन हुआ एल्काइल हैलाइड का, किसके कारण हुआ? सॉल्वेंट के कारण। किसके कारण हो रहा है? सॉल्वेंट के कारण। तो यहाँ पे सॉल्वेंट लिया, इसने सोल्वोलाइसिस किया, कार्बन और हेलोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हेलोजन। दोनों लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, 100 रुपीज मिलाए, एक की स्ट्रेंथ ज्यादा एक की कम है, लड़ाई हुई, जीतेगा कौन? जो पावरफुल होगा। तो यहाँ पे कार्बन हेलोजन ने एक बॉन्ड बनाया, एक एक इलेक्ट्रॉन मिला के CX बॉन्ड। अब हेलोजन कार्बन में लड़ाई हो गई तो कुछ जीतेगा कौन? हेलोजन। तो हेलोजन इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया, यहाँ पे डेल प्लस और यहाँ पे डेल माइनस, तो ये लिविंग ग्रुप बन के निकल गया। कौन? ये लिविंग ग्रुप हो गया हमारा। कौन है? X माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब ये कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 है तो क्या हो गया? प्लेनर। प्लेनर हो गया तो न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अप्रोच कर सकता है और इधर से भी अप्रोच कर सकता है, दोनों तरफ से। प्लेनर यानी ये इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? पहले प्रोडक्ट क्या था? पहले जो रिएक्टेंट था वो क्या था? ये था, ये। ठीक है। अब क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल आया, उसने वेट किया, आने दिया कि ये निकलेगा तभी आऊँगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करने का इसने टाइम दिया। क्यों दे रहा है टाइम ये तो बाद में समझेंगे, क्यों उसने वेट किया। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बन गया कार्बोकेटाइन प्लेनर। अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है नया, वो क्या है? जो बैठा हुआ था वो इधर से भी आके अटैक कर सकता है और इधर से भी आके अटैक कर सकता है, यानी फ्रंट से भी हो सकता है और बैक से भी हो सकता है, फ्रंट और बैक दोनों तरफ से। यानी मिक्सचर बनेगा यहाँ पे। क्या बना है यहाँ पे? डीएल मिक्सचर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? आपने ऑप्टिकल पढ़ा हुआ है, रेसिमिक समझ में आता है? ये समझ में आ रहा है? आगे वर्कआउट करें अगर हम इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट क्या पकड़ में आया? वापस देखो, कितने मॉलिक्यूल थे? ये क्या थी? RDS। कितने मॉलिक्यूल हैं इन्वॉल्व? रेट एटम इस स्टेप में बताइए। क्या न्यूक्लियोफाइल पहली स्टेप में इन्वॉल्व है क्या? नहीं, पहली स्टेप में तो केवल सबस्ट्रेट दैट इज रिएक्टेंट, ओनली वन। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इस रिएक्शन की? 1। दैट्स व्हाई इट इज यूनिमॉलिक्यूलर। कितनी स्टेप में रिएक्शन हो रही है? वापस देखो, कितनी स्टेप में हो रही है? सिंगल स्टेप या 2 स्टेप? 2 स्टेप। फर्स्ट दिस वन इज सेकेंड स्टेप, दिस वन इज फर्स्ट स्टेप। कितनी स्टेप में हो रही है? 2 स्टेप में। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 1 और 2 स्टेप प्रोसेस। पहला पॉइंट समझ में आता है? मुझे तो आ गया, आपको भी आ गया? चलो अब देखते हैं। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, ऐसा लिखा है इसने। कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट बन रहा है। वापस वर्कआउट करते हैं। ये क्या है? रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट। राइट हैंड साइड वाला क्या है? प्रोडक्ट। बीच में जो बना, जो दोनों तरफ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। वापस देखो ओवरऑल रिएक्शन, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। कार्बोकेटाइन दिख नहीं रहा, ना लेफ्ट हैंड साइड ना राइट हैंड साइड, जो दोनों तरफ नजर नहीं आएंगे उसे क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। तो लिखा भी है इंटरमीडिएट। तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट। यही लिखा है। जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा, मैं यूनिवर्सल बोल रहा हूं, अगर वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो कार्बोकेटाइन
रीअरेंज अपने आप को करेगा। समझ में आता है? ये अपनी तरह ही है, कार्बोकेटाइन बिल्कुल अपनी तरह बिहेव करता है। जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने अंदर बेटरमेंट करने की, आपको स्टेबलाइज करने की, तो आप अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते? वैसे ही कार्बोकेटाइन जब भी अगर आपको दिखे ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर, और अगर वो रीअरेंज होकर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता अगर होगा, तो फिर कार्बोकेटाइन विल रीअरेंज। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रीअरेंजमेंट? रिवीजन भी हो रहा है हमारे साथ में। द सिंगल कंडीशन फॉर रीअरेंजमेंट इज दैट the rearranged carbocation should be more stable than the previous carbocation। यानी रीअरेंज होके बनने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पिछले वाले कार्बोकेटाइन से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। दैट्स इट। तो यहां पे ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट की बात करें, इट इज फर्स्ट ऑर्डर। अगर वापस आओ, फर्स्ट ऑर्डर हो रहा है क्या? अगर मैं उसके लिए रेट लो लिखूंगा तो रेट लो क्या बनेगा? सिंगल, केवल इसी पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसके लिए रेट लो लिखूं तो रेट लो क्या बनेगा? काइनेटिक्स यहाँ पे रिएक्शन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। बात समझ में आती है? यानी केवल एल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगी रेट ऑफ SN1, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं करेगी। यानी अगर मैंने शुरुआत में 10 अगर मोल लिए न्यूक्लियोफाइल के, उसकी जगह मैंने 100 कर दी, कंसंट्रेशन बढ़ाता चला गया न्यूक्लियोफाइल की, तो भी कुछ भी नहीं, वेट करना पड़ेगा, चुपचाप कोने में खड़े रहेंगे। तो बात समझ में आ रही है मेरी आपको? तो रेट ऑफ SN1 केवल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, किसके? सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती है। चाहे मैं न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन को लो कर दूं चाहे हाई कर दूं, वहां पे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से रेट ऑफ SN1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट? देखो क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे प्रॉब्लम पूछी जाती है। उसने पूछा कोई रिएक्शन हो रही है, मैंने न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को चेंज किया, लेकिन है ना रेट में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो ये रिएक्शन कौन सी है? अब लोग है ना वहाँ पे सोच रहे हैं क्या होगा। उसने दे दिया आपको हिंट, क्या दे दिया कि अगर न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रही है तो वो रिएक्शन कौन सी है? SN1। यानी आपको SN1 के पैटर्न के अकॉर्डिंग वहाँ पे रिएक्शन को फॉलो करवाना है। यहाँ पे रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द concentration and reactivity of nucleophile। Got it? आगे बात करें एनर्जी डायग्राम कितनी स्टेप में, ये आपने पढ़ा हुआ है, फिर वापस रिपीट कर रहा हूं। ये जितनी स्टेप में रिएक्शन होती है उतने पीक्स होते हैं। अगर 10 स्टेप में रिएक्शन होगी तो 10 पीक मिलेंगे, 3 स्टेप में होगी तो 3 पीक मिलेंगे, यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो 2 पीक मिलेंगे। ये 2 पीक आ गए, फर्स्ट सेकेंड। अब इसमें से रेट डिटरमिनेंट स्टेप कौन सी है? कौन सी स्लो स्टेप है? यानी जिसमें मॉलिक्यूल को चढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, यानी जहां पे एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा। कौन सा वाला? फर्स्ट। इसलिए फर्स्ट को ऊपर बनाया, सेकंड को नीचे बनाया। ये समझ में आता है? ये क्लियर है? फर्स्ट रेट डिटरमिनेंट स्टेप, फर्स्ट के अंदर यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, ये इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट करेगा, ये इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है? ये इंटरमीडिएट, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 1, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 2। क्लियर है? ये एनर्जी डायग्राम आपको समझ में आया? फिर कौन कौन से फैक्टर्स SN1 को अफेक्ट करते हैं? अपन ने बोला ना न्यूक्लियोफाइल डाला फिर भी वेट कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? पहला, SN1 में क्या हो रहा है? आयनाइजेशन हो रहा है, यानी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये प्रोसेस क्या होगा? एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। बाहर से एनर्जी अगर हम दे रहे हैं तो क्या होगा? ये एंडोथर्मिक। समझ में आता है? पिछला वाला देखो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। EP माइनस ER वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। यानी यहाँ पे क्या इंडिकेट हो रहा है? यहाँ पे कि भाई ये मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब जाके ये रिएक्शन होगी। समझ में आया? क्लियर है? फिर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब रेट ऑफ SN1 न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रही, और न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। वेट कौन लोग करते हैं? स्ट्रॉन्ग लोग क्या करते हैं? वेट करते हैं क्या?
अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करते हैं या अपॉर्चुनिटीज का वेट करते हैं? स्ट्रॉन्ग लोग क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी क्या करेगा? वेट थोड़ी करेगा, लेकिन यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है न्यूक्लियोफाइल को। तो न्यूक्लियोफाइल किस तरह का होगा? यहाँ पे वीक होगा। वीक न्यूक्लियोफाइल से मतलब क्या होगा? नेगेटिव चार्ज क्या होगा? पार्शियल होगा या न्यूट्रल होगा वहां पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज वीक, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग है ना पूरे है ना केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कंफ्यूज रहते हैं लास्ट तक भी कि कैसे डिसाइड करें सर कि SN1 होगी SN2 होगी। भाई स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि भैया न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है वो वीक हो तो भैया वो हटा ही नहीं सकता, उसे वेट ही करना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, तभी वो न्यूक्लियोफाइल वहां पे जाके बॉन्ड बना सकता है। वहां पे जाके जब उसको क्या मिलेगा? कार्बोकेटायन मिलेगा, प्लस चार्ज मिलेगा, तो उसके ऊपर इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा कि वो वहां पे जाके अटैक कर पाए। यानी उसके पास बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो फोर्स चाहिए, जो पावर चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो नहीं है। तो कौन करेगा? खुद ही को ब्रेक करना है, फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा, फिर वहां पे जाके बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल क्या हुए? वीक हुए। तो यहाँ पे वीक, न्यूट्रल या फिर सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्कआउट करने लग जाए, यानी जिसके अंदर आपने डाला, यानी पानी के अंदर मैंने कोई कंपाउंड डाला और वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्कआउट करने लग जाए, तो वो सॉल्वोलाइसिस। अब वाटर है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस। अल्कोहल में डाला तो अल्कोलाइसिस, अमोनिया में डाला तो अमोनोलाइसिस। तो जैसे ही मुझे सॉल्वोलाइसिस प्रोसेस दिख जाए, तो मेरे दिमाग में चलना ही क्या चाहिए कि ये सारे के सारे कौन सी रिएक्शन को फॉलो कर रहे हैं? SN1 रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस। आप अगर 10 साल के पेपर देखोगे तो आपको आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स फॉलोफोनालिसिस। अरे जैसे ही सॉल्वोलाइसिस आया, दिमाग में बस सिंगल एक पॉइंट क्या चलना चाहिए कि SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन यानी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। गॉट इट? तो यहाँ पे हम देखें, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट हमने देख लिया, कार्बोकेटायन को हमने देख लिया। ये क्लियर है तीनों पॉइंट आपको? अब यहाँ पे हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कौन मदद कर रहा था? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? जिसके पास आयनाइजेशन पावर ज्यादा हो, यानी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो। तो जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करना उतना उसके लिए आसान होता जाएगा, यानी रेट ऑफ SN1 उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? अगर आप देखें, वापस से मैं एक क्विक रिवीजन वापस से करा रहा हूं आपको जल्दी से फास्ट। हमने स्टार्ट किया SN1, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, 1 का मतलब अब तो आपको आ गया मॉलिक्युलरिटी, और सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस करना। यहाँ पे किसको कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, इनकमिंग आउटगोइंग, ये हमने वर्ड डिफाइन किए। फिर हमने बोला इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन, sp2 फ्रंट बैक दोनों से, इससे रेसिमिक। फिर हमने यहाँ पे इसके बाद बोला कि किस किस पॉइंट पे डिपेंड करता है, 2 स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट RDA से काइनेटिक्स के बारे में बात करी हमने। फिर हमने यहाँ पे इसके बाद इसका एनर्जी डायग्राम, ये आपको समझ में आता है किस तरह से बना। फर्स्ट पीक किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। सेकंड पीक सेकंड ट्रांजिशन स्टेट। और जो यहाँ पे मिनिमा है बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, वो इंटरमीडिएट, वो क्या है? कार्बोकेटायन। लेफ्ट हैंड साइड दैट इज रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट, राइट हैंड साइड विल बी द प्रोडक्ट। फिर ये फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए किस किस पे? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे बन रहा है RDS के अंदर, तो जितना ज़्यादा स्टेबल उतना जल्दी बनेगा। तो रेट ऑफ SN1 डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? एंडोथर्मिक, ये वर्कआउट किया हमने। फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए। वेट करना है, क्योंकि उसे डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, इनडायरेक्ट अटैक करना है। इनडायरेक्ट अटैक का मतलब पहले बॉन्ड ब्रेक होगा फिर अटैक करेगा। तो मेरे दिमाग में मैंने 2 पॉइंट बना लिए। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा डायरेक्ट अटैक, यानी शायद SN2 की तरफ जाएगा, वो हम आगे वर्कआउट करेंगे आगे की क्लास में। और जो वीक होगा, जो न्यूट्रल होगा, वो क्या करेगा? वेट करेगा, यानी इनडायरेक्ट अटैक, बॉन्ड को ब्रेक होने देगा फिर अटैक करेगा, वो SN1। और सॉल्वोलाइसिस यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अगर वर्कआउट करेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह तो सॉल्वोलाइसिस, वाटर के करेंगे तो हाइड्रोलिसिस, अल्कोहल के करेंगे तो अल्कोलाइसिस, अमोनिया के करेंगे तो अमोनोलाइसिस। कोई से भी सॉल्वेंट इस तरह का अगर आ रहा है और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्कआउट कर रहा है तो सॉल्वोलाइसिस, और सॉल्वोलाइसिस विल फॉलो विच पाथ? SN1। क्लियर? होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आपके कोई भी डाउट है वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। आप एक बार जाके देखिएगा
होपफुली मैंने कोशिश की है इसको बहुत आसान से शब्दों में समझाने की। ठीक है बेटा, टेक केयर।